वेलकम बैक टू SR बिहार BSc क्लासेस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आप सभी बच्चों की पढ़ाई आपके घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज स्टार्ट हो गई है और एग्जाम बूस्टर सीरीज में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1। सो यूनिट नंबर 1 का आज मैं एक ऐसा सेशन लाई हूं आपके लिए जिसमें हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे होंगे आपके PYQs के लिए और PYQs में पूछे हुए और अगले आने वाले सालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये तुम्हारे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों कैटेगरी के होने वाले हैं, राइट। तो ये तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ हम आपके लिए MCQs भी लेकर आएंगे। सो वी हैव डिसाइडेड कि जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो हम लाइव करवाएं आप लोगों को, यानी आपके साथ हमारा कुछ लाइव सेशंस होंगे जिसमें लाइव हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के लिए लाइव क्लास सुटेबल रहेगी, क्या आप सूटेबल रहेंगे आप लाइव क्लासेस के लिए, क्या आप उसमें अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लाइव क्लास कंटेन करेंगे तो उसमें आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, आप और भी ज्यादा मेरे से इंटरेक्ट कर पाओगे और हमारी पढ़ाई इसी तरीके से अच्छे से चलती रहेगी। ये वाला जो सेशन है ये रिकॉर्डिंग सेशन है और इसी तरीके से हर एक यूनिट का वेरी शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चंस का आपके लिए रिकॉर्डिंग सेक्शन आएगा। रोज आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलेंगी जो कि केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट्स की मिलेंगी आपको। ना सिर्फ केमिस्ट्री की, ना सिर्फ फिजिक्स की, बल्कि चारों सब्जेक्ट्स की आपको मिलने वाली है। एग्जाम बूस्टर सीरीज में आपके चारों मेजर सब्जेक्ट्स कवर अप होने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को। और यूनिट 1 का वेरी शॉर्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ ये रहा। सवाल हमारे पास में दिया हुआ है, द वॉइड्स प्रेजेंट इन CCP आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंड। अच्छा, CCP का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो तुम लिख लेना, CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, ये तुम्हारा CCP का मतलब हो गया, दैट इज योर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब CCP में हमारे पास वॉइड्स क्या होते हैं आपको बताना है, जिसमें से एक वॉइड इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि एक वॉइड तो चलो टेट्राहेड्रल होता है, यानी CCP में एक हमारा वॉइड टेट्राहेड्रल है। आप बताइए दूसरा वॉइड कौन सा होता है? वेरी शॉर्ट में आएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए भाई कि एटलीस्ट वॉइड होता क्या है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें नोट्स छपवाने के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ आंसर देने के लिए नहीं आई हूं, मैं यहाँ पर आई हूं तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट दूर करने, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज अच्छे से सिखाने आपके। देखो, जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि वॉइड पे सवाल आ जाए। तो मैं तुम्हें पूरा वॉइड का कॉन्सेप्ट समझा दूंगी कि इससे रिगार्डिंग कोई सा भी वॉइड का सवाल है तुम कर लो। तो अगर हम यहाँ पे वॉइड के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है मैम, अगर आप बात करोगे CCP की, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर आप CCP के अलावा आप HCP की भी बात कर सकते हो। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम लिखेंगे आर द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, है ना। ये सारे के सारे कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे मैम? ये बेसिकली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एटम अपनी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे और पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ अरेंज्ड किए जाते हैं। ये बेसिकली इनमें हमारे पास पाया जाता है, बट दे इफिशिएंटली लिविंग अ स्मॉल स्पेस, यानी इनकी जो अरेंजमेंट होती है उसमें यहाँ पे एक स्मॉल छोटा सा स्पेस बचा रह जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे efficiently it leaves a small space। अच्छा, ये जो बेटा स्मॉल स्पेस होता है हम इसी को क्या बोल सकते हैं मैम? एटम जो छोटे छोटे स्पेस छोड़ते हैं उन्हीं छोटे से स्पेस को हम बोल सकते हैं वॉइड। मैम समझ नहीं आया, थोड़ा सा हमें डिटेल में और बता दीजिए। चलो तुम्हें थोड़ा सा मैं डिटेल में और बताती हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास में मैं कुछ एटम्स ले रही हूँ, है ना। क्या ले रही हूँ मैं मैम? आप बेसिकली कुछ एटम्स जो है वो ले रहे हो। देखना ध्यान से हमने किस तरीके से एटम्स लिए हैं। यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके एटम्स जो हैं वो ले रहे हैं।
अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जितने भी मैंने यहाँ पे अलग अलग तुम्हारे सर्कल बनाए हैं, ये सारे सर्कल जो है वो यहाँ से बेसिकली क्या कर रहे होंगे मैम, ये सारे सर्कल आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। लेकिन ये प्रॉपर अरेंजमेंट में अटैच्ड होने के बाद भी देखिए कुछ छोटा सा स्पेस छोड़ रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है मैम, इनमें छोटा छोटा सा स्पेस छूट रहा है। जैसे कि सपोज करो आपके पास 4 फुटबॉल है, 2 फुटबॉल को आगे रखा, 2 फुटबॉल को पीछे रखा, बीच में आपको मिला एक छोटा सा स्पेस। वो जो छोटा सा स्पेस हमें मिलता है उसी स्पेस को बोला जाता है वॉइड। इन्हीं खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं मैम, इन्हीं खाली स्पेस को हम वॉइड बोलते हैं, राइट। जब हम वॉइड की बात करेंगे, इनमें कौन कौन से वॉइड पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके 2 प्रकार के वॉइड पाए जाते हैं। एक वॉइड तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, कौन सा मिलेगा मैम, एक वॉइड यहाँ पर हमको मिल रहा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो दूसरा वॉइड होता है, डू रिमेंबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये जो तुमको अरेंजमेंट दी है, यहाँ पर तुमको 2 प्रकार के वॉइड मिलेंगे, जिसमें से एक ये हमें ऑलरेडी बता रहे थे टेट्राहेड्रल, और जो सेकंड टाइप का तुम्हारा वॉइड होगा दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल। यानी जो ये खाली जगह होती है ये 2 प्रकार की यहाँ पे पाई जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, थोड़ा सा मैम आप हमें ये बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा मैं तुम लोगों को दोनों के बारे में बता देती हूँ कि ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। दोनों ही चीजें हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। व्हाट आर दीज, बेसिकली वॉइड। यहाँ पे ईच स्फीयर इज एसोसिएटेड विद 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी एक जो सर्कल होगा आपका वो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो वी विल राइट दिस, ईच स्फीयर is associated with 2 tetrahedral voids। क्या इतनी चीजें बेटा आपको क्लियर हो पा रही हैं? हर एक किसके साथ में अटैच्ड होता है मैम, यहाँ पर हर एक स्फीयर जो यहाँ पर हमारा होगा ना वो एक टेट्राहेड्रल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ में क्या होगा मैम, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ में अटैच्ड होगा। जबकि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। लिखना, ईच स्फीयर इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पे बताइएगा हर एक स्फीयर किसके साथ एसोसिएटेड होगा मैम, इट इज एसोसिएटेड विद 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साथ एसोसिएशन होगा और इधर एक आपका जो स्फीयर होगा वो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ में यहाँ पे एसोसिएटेड होगा। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं मैम, उसके अलावा आप इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डू रिमेंबर, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में 2n। जबकि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पूछा जा रहा है कि मैम बताइए इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो बता दो बेटा क्या फॉर्मूला होने वाला है मैम। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाने वाला है हमारे पास में सिर्फ n। ठीक है, समझ में आई आपको चीजें, तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। तो वेरी शॉर्ट सवाल था जिसमें भी मैंने आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अगर ऑक्टाहेड्रल के बारे में, टेट्राहेड्रल के बारे में कुछ भी आता है आप मेंशन कर सकते हो। हालांकि ये लॉन्ग नहीं है तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रही हूँ आपको, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। जब हम इसको लॉन्ग में पढ़ेंगे तो लॉन्ग में हम और भी डिटेल में इसको कवर अप कर लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला सवाल हमारे पास है, which law is used to relate lattice energy and ionic sizes in ionic crystals। different जो ionic crystals होते हैं उसमें lattice energy और ionic size को जो रिलेट करता है वो कौन सा लॉ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से सवाल रिपीट हुआ है, फिर से आने के चांसेस हैं। तो ऐसा कौन सा लॉ है जो आयनिक साइज को और हमारे पास लैटिस एनर्जी को रिलेट करेगा। याद रखना ये वाला जो तुम्हारा लॉ होता है इसका नाम होता है बॉर्न लैंडेज इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, यहाँ आती है एक इक्वेशन दैट इज बॉर्न लैंडेज इक्वेशन। जो हमारी ये इक्वेशन होती है ना किसको रिलेट करती है मैम, ये बेसिकली आयनिक साइज को किससे रिलेट करेगी, लैटिस एनर्जी से रिलेट करती हुई इक्वेशन हमारे पास में होती है। व्हाट इज दिस इक्वेशन, U इज इक्वल्स, अच्छा इस इक्वेशन में हम U से शुरू करते हैं और यहाँ पे क्या होता है माइनस लगा होता है, डू रिमेंबर माइनस लगा ही लगा होगा, और यहाँ पे होता है Na। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na, कोई मुझे बता सकता है क्या। Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद में आएगा कैपिटल M, अभी डिटेल में बताऊंगी कौन सा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद Z पॉजिटिव, Z माइनस, ई स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, इधर ई स्क्वायर के बाद अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, राइट। ये तुम्हारे पास क्या हो गई मैम, ये हमारे पास में बॉर्न लैंडेज इक्वेशन है। क्या कुछ मिसिंग लग रहा है इस इक्वेशन में? एनीथिंग, अगर जो भी आपको मिसिंग लग रहा हो तो मैम एक टर्म हमें मिसिंग लग रहा है, दैट इज 1 माइनस 1/n। और अब ये इक्वेशन तुम्हारी पूरी की पूरी फाइनलाइज हो चुकी है। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ बॉर्न लैंडे, राइट। अगर ये सवाल आता है तो पूरी इक्वेशन आपको मेंशन करके आनी हो। यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, u इज इक्वल्स माइनस NaM z प्लस z माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट 1 माइनस 1/n। ये तुम्हारी हो गई बॉर्न लैंडेज इक्वेशन। यहाँ पे कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले तो यहाँ कौन सा टर्म आ रहा है मैम, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में m। m का मतलब क्या है, याद रखना, m का मतलब होता है मेडलंग्स कांस्टेंट। m हो गया हमारे पास कांस्टेंट, जिसको इन मेडलंग के नाम पे ही हम मेडलंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये कांस्टेंट हमेशा क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे इट इज डिपेंड ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये चीज जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा मैम, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा मेडलम कांस्टेंट हो गया। अब मेडलम कांस्टेंट के आगे बढ़ेंगे हम अगर, तो हमारे पास आएगा z प्लस z माइनस। z प्लस z माइनस का मतलब होता है चार्ज ऑन आयन। जो हमारे आयन दिए हुए हैं उन पे चार्ज कौन सा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन आयन्स। जो भी डिफरेंट आयंस हैं उनके क्या चार्ज होंगे, दैट इज z पॉजिटिव z माइनस। उसके बाद में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ये होता है मैम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दिस इज सिंपली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, की जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज क्या रहने वाला है हमारे पास में। उसके बाद बताइए, उसके बाद यहाँ पे कौन सा टर्म है जो आपको एक्सप्रेस करना है मैम, एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो भी हमारे फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया एप्सिलॉन नॉट को भी। आर नॉट क्या होगा, सिंपल सा आर नॉट होता है मैम डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, या हम इसको सिंपली डिस्टेंस या फिर रेडियस भी लिख सकते हैं। या तो आप इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हो या तो आप इसको रेडियस भी लिख सकते हो। तो ये हो गई तुम्हारी बॉर्न लैंडेज इक्वेशन। और बॉर्न लैंडेज इक्वेशन में कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है, राइट। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। ओके चलो अब हम मूव करते हैं अगले सवाल पे, दैट इज डिफाइन यूनिट सेल। देखो भाई यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, कोई मान लो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है, बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, और उस बड़े से क्रिस्टल स्ट्रक्चर का छोटा सा हिस्सा जो उस स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ हमें बता दे, उसको बोला जाता है यूनिट सेल। मतलब मैम समझ नहीं आया, जैसे कि आपके घरों में जब आप खाना बनाती हो या जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, अक्सर हमसे वो नमक टेस्ट करवाती है कि बेटा देखो जरा इसमें नमक कैसा है, ये हो गया सही कि नहीं हो गया। तो क्या नमक टेस्ट करने के लिए आप पूरा खाना खा जाते हो? नहीं खाते ना, एक चम्मच में थोड़ा सा लिया और फिर उसको टेस्ट करते हो। तो उस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि पूरी सब्जी का क्या टेस्ट है, पता चल जाता है ना। सेम वही होता है यूनिट सेल, एक पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का छोटू सा पार्ट, एकदम बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो उस स्ट्रक्चर की सारी जानकारी दे दे, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें बता दे, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। या समझ में आया? यानी तुम्हारे स्पून में जो छोटी सी सब्जी, थोड़ी सी सब्जी होती है ना, वो यूनिट सेल का काम करती है, और तुम्हारी पूरी सब्जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। तो हमें अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिख देंगे बताइए, हम लिखेंगे यूनिट सेल is a fundamental building block, है ना। क्या हो जाएगा ये हमारे पास में मैम, सिंपली आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास में एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्या मैम, यूनिट सेल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चीजें जरूर मेंशन करिएगा। किसी भी क्रिस्टलीन सॉलिड का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मैम, जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैम, ये हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सबसे छोटा सा जो फॉर्म होता है उसको क्या करेगा मैम, उसको बेसिकली ये
रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसको पूरे को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ये आपका क्वेश्चन के रूप में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हमें यूनिट सेल को डिवाइड करना है तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो वी विल राइट इट कैन बी क्लासिफाइड into 2 types। है ना, ये हम बेसिकली इनको क्या कर सकते हैं मैम, 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कौन से 2 पार्ट्स होंगे? याद रखिएगा, पहला पार्ट आपका होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहला पार्ट होता है तुम्हारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जो दूसरा पार्ट होता है तुम्हारा दैट विल बी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड पार्ट वुड बी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है बताइएगा बेटा? प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल जरूर से मेंशन करके आइएगा। इसका एग्जांपल होगा आपके पास में एससीसी। एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल, ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल हो गया। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसका एग्जाम्पल है। एंड सेंटर्ड जो है वो क्या है मैम? एंड सेंटर्ड, इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है एफसीसी। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये भी तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव का ही एग्जाम्पल होता है। तो ये तुम्हारे पास पूरा हो गया यूनिट सेल, ये डेफिनेशन, ये उसके टाइप। 2 मेजर टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और इनके भी मैंने आपके एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है द कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे मैम? एससीसी की बात हो रही है। एससीसी को ही बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। अच्छा, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल का अभी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मतलब एग्जाम्पल था मैम? प्रिमिटिव यूनिट सेल का ही एग्जाम्पल एससीसी है। तो चाहो तो एससीसी का फुल फॉर्म सिंपल क्यूबिक सेल याद कर लो, या तो इसी को ये भी याद होना चाहिए आपको, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। ये किस प्रकार का सेल होता है मैम? ये एक प्रकार का सेल होता है जिसमें 8 कोनों पे 8 एटम लाए करते हैं। क्यूब बना होता है हमारे पास, और उस क्यूब में 8 कोनों पे 8 एटम लाए करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर 8 एटम lie on 8 corners। यानी 8 एटम कहाँ लाए करेंगे मैम? 8 एटम 8 अलग अलग कोनों पे लाए करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी मैम? यहाँ पे अगर आप एससीसी के बारे में बात करोगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी बेटा, याद रखिएगा 6 होगी। जस्ट डू रिमेंबर, जब जब हम एससीसी के बारे में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6। इसी के साथ साथ एग्जाम में अगर बीसीसी के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखना आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो होगी 8, राइट। सिमिलरली अगर तुमसे पूछ लिया जाता है एफसीसी के बारे में तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगी तुम्हारी 12। ये इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन आप याद रख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको जरूर से याद रख लेना आप। एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एफसीसी फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन इन एफसीसी लैटिस। हमें दिया हुआ है लैटिस कौन सा? एफसीसी। तो लिखोगे इन एफसीसी, एफसीसी को ही हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 8 atom lies, 8 atom lies on 8 corners। 8 एटम 8 कोनों पे लाए करते हैं, एंड एट एवरी फेस डिफरेंट एटम लाइज। और हर एक फेस पे भी क्या करते हैं मैम? हर एक फेस पे भी हमारे जो एटम होते हैं वो रहते हैं। अब अगर हम एससीसी के बारे में बात करेंगे यानी प्रिमिटिव के बारे में, तो वहां तो केवल 8 कोनों पे 8 एटम होते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ 8 कोनों पे तो होते ही होते हैं, साथ ही में 6 फेस सेंटर पे भी होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की,
कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा कंट्रीब्यूशन में आप ये याद करिए कि 8 कोनों पे 8 एटम होते हैं, यानी 8 कोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कोनों का कंट्रीब्यूशन यानी जो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। 8 कॉर्नर्स हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा मैम, 8 × 1/8 इनका कंट्रीब्यूशन हो गया। प्लस और कहाँ लाई करते हैं मैम, 6 फेस सेंटर पे, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 8 तो कॉर्नर्स पे लाई करते हैं, प्लस 6 फेस सेंटर पे लाई करते हैं एटम्स, राइट। 6 फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा 1/2 होता है, ठीक है। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, मुझे इसका कैलकुलेशन करके बताइए बेटा क्या कैलकुलेशन होगी पूरी। 8 कोनों पे 8 एटम, ये रहा हमने लिख दिया। 6 फेस सेंटर पे एटम तो 6 × 1/2, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आया 3, 1 + 3 कितना होता है 4, यानी इसमें कितने एटम्स होंगे मैम, एफसीसी क्रिस्टल में 4 एटम होंगे पर यूनिट सेल। तो हम सिंपली लिख सकते हैं इन एफसीसी 4 एटम्स पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे मैम, यहाँ पे 4 एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, राइट। कितने टोटल हमारे पास एटम्स आ गए मैम, 4 एटम्स बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है यूनिट सेल में। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ गया है तो हम मूव ऑन करेंगे अगले सवाल पे, और यहाँ से शुरू होते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला सवाल है तुम्हारा, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हमें यहाँ पे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करना है जो कि बेस्ड होता है बॉन्डिंग पे। अब ये अलग अलग टाइप के सॉलिड्स पूछे गए हैं आपसे, आयनिक भी पूछा है, कोवेलेंट भी पूछा है, मेटालिक भी पूछा है, मॉलिक्यूलर भी पूछा है, सारे पूछे हैं, हमें सारे एक्सप्लेन करने हैं। इन्हीं सबको हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मैम हम हेडिंग डाल देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि ये तुम्हारा यहाँ पे एक रिवीजन सेशन चल रहा है, तो मैं इसको रिवीजन की तरह ही करा रही हूँ। यहाँ पे तुम्हारा पूरी कोई क्लास नहीं चल रही है, तो मैं इसको क्लास की तरह कंडक्ट भी नहीं करवा रही हूँ। मैं ये पूरी एग्जाम बूस्टर सीरीज आपके रिवीजन सेशन के आधार पर ही करवा रही हूँ। ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये सारी यूनिट तुमने पढ़ रखी होंगी और सिर्फ अब आपका रिविजन के लिए आप यहाँ पर आ रहे हो, क्योंकि अगर मैं पूरी क्लास करवाने बैठूंगी बेटा तो क्लास तो फिर अब बहुत लेंदी होगी, राइट। जो क्लासेस हमारी ऐप पर चल भी रही है, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको क्लासेस लेनी है, जो क्लासेस में आके एक एक चीज डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज SRBSE क्लासेस। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में एक एक चीज मैं डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप चाहो डिटेल में सब कुछ पढ़ना तो आप वहां पे कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ जो हमारी सीरीज है दैट इज अ रिविजन सीरीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, या आयनिक क्रिस्टल्स नहीं, हमें डालना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो जितने डिफरेंट सॉलिड्स होने वाले हैं उनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं मैम। यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए आयोनिक सॉलिड, यानी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे मैम आयनिक सॉलिड के बारे में। व्हाट इज दिस आयनिक सॉलिड मैम, आयनिक सॉलिड का सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सॉलिड है जो डिफरेंट आयंस से मिलकर बना होता है। यहाँ बेसिकली हमारे पास अलग अलग प्रकार के आयंस अवेलेबल होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आयनिक सॉलिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हेल्ड टुगेदर, तो हम लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड positive and negative ions are held together, यानी आपस में कनेक्ट होते हैं by strong force of attraction। किसके थ्रू मैम, बेसिकली ये आपस में कनेक्टेड होंगे किसके थ्रू, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये सारे के सारे क्या होते हैं मैम, ये सारे के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनको हम बोलते हैं बेसिकली आयोनिक सॉलिड। समझ में आया मैम? इनके कुछ एग्जांपल्स भी बता दीजिए। बिल्कुल, हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल भी बोल सकते हैं।
राइट, व्हाट इज दिस मैम? दिस विल बी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, है ना। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया हमारा NaCl, उसके बाद हमारे पास में KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड भी आ सकता है, उसके बाद हमारा MgO भी आ सकता है। तो ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ना, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आयंस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बाउंड होते हैं। जैसे मैग्नीशियम पे होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, पूरा हमारा आयनिक सॉलिड बन जाता है ना। तो ये 3 हमने एग्जांपल्स देख ली। अब आयनिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दीजिए मैम, क्योंकि प्रॉपर्टीज से तुम्हारा सवाल वेरी शॉर्ट में बन सकता है। तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज भी तुम लोग जान लो कि जो हमारी आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। पहले तो आप लोग सोच के बताइए क्या इसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। मैम देखिए, इनके जो आयंस होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। दैट सिंपली मींस इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो हम लिखेंगे हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पे क्या पाया जाता है मैम? यहाँ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं। व्हाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होते हैं मैम, और उन्हीं स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स की वजह से जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से तुम्हारा MCQ भी बन सकता है, याद रखना। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी मैम? ये ठोस होते हैं, यानी हार्ड और ब्रिटल होते हैं। तो हम लिखेंगे दे आर वेरी, तो मत लगाओ, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। राइट, ये सारे के सारे हार्ड होते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्रिटल भी होते हैं। उसके अलावा मैम, उसके अलावा इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पाई जाती है, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं और जहां जहां आयंस होते हैं वो कंडक्टिविटी भी बेसिकली रखेंगे। तो हम लिखेंगे दीज आर, या फिर हम लिख सकते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। कैसे होंगे ये मैम? ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, है ना। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई आयनिक क्रिस्टल की। तो पहला क्रिस्टल जो हमने यहाँ पे पढ़ाया दैट इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने देख ली। अब आयनिक सॉलिड के बाद नेक्स्ट हम किस सॉलिड के बारे में बात करने वाले हैं बताइएगा। आयनिक सॉलिड हमने बात कर ली, चलो अब बात कर लेते हैं हम कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कोवेलेंट सॉलिड। चलिए ये बताइएगा अब हमें कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है मैम? कोवेलेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड का एक नेटवर्क होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है डायमंड। डायमंड में कार्बन पाया जाता है और कार्बन एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं मैम? ये हमारा कोवेलेंटली बॉन्डेड एक आयनिक क्रिस्टल है, जिसका फेमस एग्जांपल है डायमंड। ठीक, तो बताओ इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगी? हम लिखेंगे these are those type of solids in which atoms are connected through स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एटम्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड थ्रू स्मॉल कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना। इसके थ्रू बेसिकली कनेक्टेड होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको मैम हम कोवेलेंट सॉलिड बेसिकली बोलेंगे। सबसे फेमस एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? फेमस एग्जांपल तो मैम आप डायमंड लिख दो, डायमंड इसका एग्जांपल होता है। डायमंड के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड इसका सबसे फेमस एग्जांपल होगा, SiC। उसके अलावा इसका एक और एग्जांपल होता है आपके पास में क्वार्ट्ज, दैट इज SiO2। ये हमारे पास कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स होते हैं किसके मैम? कोवेलेंट सॉलिड के, क्वार्ट्ज, SiC एंड बेसिकली हमारा डायमंड। राइट, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, कि इनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होंगी मैम, आप ये बताइए। तो डायमंड की प्रॉपर्टी मुझे बताना जरा। मैम डायमंड की पहली प्रॉपर्टी तो आप ये सुन लीजिए कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो हम लिखेंगे दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड,
है ना। हमारी पहली प्रॉपर्टी ही क्या हो गई मैम, पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि ये जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उसके साथ साथ इनके जो मेल्टिंग पॉइंट भी होंगे वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट। क्या पाया जाता है भाई इनमें मैम, इनमें बेसिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है हमारे पास, राइट। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी एक ये होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल रहते हैं, कभी डिसॉल्व नहीं होते। तो लिखेंगे दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो ये बेसिकली क्या होंगे मैम, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इनके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट टाइप के सॉलिड के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज योर मेटालिक सॉलिड। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए मेटालिक सॉलिड। अब हम मूव ऑन करेंगे किस पे मैम, अब आप मूव ऑन करोगे मेटालिक सॉलिड पे। मेटालिक सॉलिड में जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि सॉलिड होगी जिसमें एक ना एक मेटल आपकी कनेक्टेड रहेगी। तो हम यहाँ डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड, यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा मैम, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड अ पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव मेटल is surrounded by the sea of electrons, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है मैम, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा सॉलिड होता है ना, उस सॉलिड में एक पॉजिटिव मेटल होती है। अब वो जो पॉजिटिव मेटल होती है ना, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड होती है। इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं मैम, इस प्रकार के सॉलिड को हम बोलते हैं अपने मेटालिक सॉलिड्स, राइट। ये बेसिकली मेटालिक सॉलिड होंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स बताइए, इनमें कौन कौन से मेटल हम ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि तुम ले सकती हो आयरन, तुम ले सकते हो सिल्वर, आप ले सकते हो कॉपर। तो हमारे पास आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, उसके अलावा सोडियम। यस, सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल मेटल है, इसको भी आप ले सकते हो। तो ये हमने इसके बारे में भी बातें कर ली। अब मुझे बताइए नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कशन करें, अगला जो सॉलिड होगा वो कौन सा होगा मैम। जो अगला सॉलिड यहाँ पे आने वाला है आपका, दैट इज द मोस्ट फेमस मोलिक्यूलर सॉलिड। चलो भाई जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए मोलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। हम लिखेंगे दीज आर those type of solids in which, चलो बताओ जल्दी से किस टाइप के सॉलिड बेसिकली ये होते हैं मैम। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे क्या होगा मैम, यहाँ पे इस टाइप के सॉलिड में जो भी हमारे न्यूट्रल मेटल्स होंगे या न्यूट्रल एटम होंगे, वो सारे के सारे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बनाते हुए आपस में कनेक्टेड होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बेसिकली हम मोलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ सॉलिड हो गए, उन सॉलिड के बारे में कुछ बातें हो गई, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सॉलिड, उनके क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं वाइंड अप करूंगी। छोटा सा सेशन था, एक प्रॉपर आपका रिविजन सेशन। इसी तरीके से हर एक यूनिट का रिवीजन सेशन आएगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प की जरूरत है। आप मुझे बताइए आपको किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा चाहिए। इस सेशन में तुम्हें लॉन्ग सवाल ज्यादा चाहिए, क्या आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन और ज्यादा लेकर आऊं, या फिर तुमको शॉर्ट ज्यादा चाहिए। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे बताइएगा, उसी हिसाब से अगले सेशंस को मैं प्लान करूंगी और जल्दी ही आपके पास अगले सेशंस भी आएंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सेशन कैसा लगा और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ।